हेलो एवरीवन, वेलकम टू संहितास एकेडमी। और आज का जो वीडियो है वो है हिंदी पैसेज को लेकर, यानी कि यहाँ पर हम दो गद्यांश को सॉल्व करेंगे। और जब मैं इस क्वेश्चन पेपर को देख रही थी ना, तो ये लोग समझते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में मुझे ग्रामर से रिलेटेड सिर्फ 3 ही प्रश्न मिले। बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे सभी इस गद्यांश से ही रिलेटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो समय ना गवाकर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको निर्देश में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 136 से क्वेश्चन नंबर 142 को हमें सॉल्व करना है, में सही या फिर सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो गद्यांश पढ़ने के बाद आपको जो भी सही उत्तर लगे या जो सबसे उपयुक्त उत्तर है उसी को चुनना है। तो जो गद्यांश है उसको हमको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, ताकि बार बार हमको ये रीड ना करना पड़े। हम एक ही बारी में अच्छे से इसको पढ़ेंगे ताकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम सॉल्व कर सके। तो ये स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रहा है कि दिन भर हमारा प्राण गहरे में बहना चाहिए। ठीक है, दिन भर हमारा प्राण गहरे में बहना चाहिए। तो प्राण गहरे में बहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यदि पेट के नीचे कंध स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब हम सांस भरते हैं, तो अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, मतलब वो हमारे पेट के नीचे तक जाए वो ब्रेथ, ठीक है, डीप ब्रीद, और धीरे धीरे अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके ही रह जाता है। बट हम तो डीप ब्रेथ्स लेते नहीं है, तो हमारा जो प्राण है वो छाती से शुरू करके एक छोटी यात्रा ही तय कर पाता है। उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता, जिस वजह से जो प्राण है वो गहरे से बह नहीं पाता है। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दे, यानी कि दिन भर में जब भी हमको याद आएगा, अगर हम सांस लेनी धीमी कर दे और गहरी सांस भरे तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। सो ऐसा करने से खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का हम अनुभव करने लगते हैं। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी, और हमारे अंदर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगती है। मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, ठीक है, भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही ये अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में भी सहायक होता है। सो डीप ब्रीदिंग के चलते हम मेडिटेट कर पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, और इससे हमको बहुत तरीके के लाभ भी मिलते हैं। हमारा जो भय है, जो घबराहट है, हमको इससे मुक्ति मिलती है। तो यहाँ से अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राण डैश से बहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये जो पैसेज पढ़ा, यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो प्राण है क्या वो तीव्र गति से बहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, धीमी गति से बहना चाहिए। तो धीमी गति तो बताई गई है, बट उसका एक्चुअल यहाँ पर क्या सार है, क्या समझाया गया है? मंद मंद रूप से नहीं, वो भी नहीं है। प्राण गहराई से बहना चाहिए, मतलब डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए हमारी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला वाला कह रहा है प्राण वायु का धीमा और नीचे बहना। नहीं, ऐसा तो हमने पैसेज में नहीं पढ़ा है। प्राण वायु का गहराई और देर तक बहना, ऐसा भी पैसेज में नहीं कहा गया है। प्राण वायु का धीमा और गहराई से बहना, ये कहा गया है। ठीक है, जो प्राण वायु है वो धीमी हो और गहराई से बहे, तो ये हमारे जो मन को है ये शांत करता है, हमको शक्तिवान बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। प्राण वायु का तेज और गहराई से बहना, ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्राण वायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? मतलब
प्राणवायु का बहना अगर धीमी गति से हो और गहराई से हो तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है भय से मुक्ति मिलना, ये तो होता है। रचनात्मकता का विकास होना, ये भी होता है। घबराहट में वृद्धि होना, ये नहीं होता है, ठीक है। और मन का तनाव दूर हो जाना, ये भी होता है। तो हमसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि प्राणवायु का व्यवस्थित रूप से बहता है अगर वो, तो क्या नहीं होगा? तो घबराहट में वृद्धि होना ये नहीं होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना डैश में सहायता करता है। तो किस में सहायता करता है? अभ्यास मुक्त होने में? बिल्कुल नहीं। ध्यान लगाने में? जी हाँ, ध्यान लगाने में ये मदद करता है। इच्छाएं पूर्ण करने में? बिल्कुल नहीं। व्यापार बढ़ाने में? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान लगाने में ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 140 में कहा गया है मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मतलब मनुष्य के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? योग है वो इंपॉर्टेंट, बट वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस पैसेज के बेसिस पे हमको आंसर करना है, तो हम यहाँ पे योग नहीं बोल सकते। ध्यान, हाँ मेडिटेशन जरूरी है, बट सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, प्राणवायु। जी हाँ, प्राणवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभ्यास यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। प्राणवायु क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो प्राणवायु जब इंसान में रहता है तभी वो जीवित कहलाता है, तो इसीलिए प्राणवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 141, ये ग्रामर से पूछी गई है। तो विशेषण शब्द है। विशेषण मतलब जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताती हो, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती हो, ऐसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो जो धैर्य है ये संज्ञा है। जो मन है ये भी एक संज्ञा है। घबराहट भी क्या है? ये भी एक संज्ञा है। ये तीनों जो वर्ड्स मैंने कहे, शब्द कहे, ये कैसी संज्ञा है? ये है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि विशेषण शब्द कौन है, तो बच जाता है हमारा ये शब्द शांत। जैसे कि शांत मन, कैसा मन? ठीक है, मन का भाव क्या है? शांत है, ठीक है। तो इसीलिए जो शांत शब्द है वो यहाँ पर विशेषण शब्द है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142, ये भी अगेन ग्रामर से ही पूछी गई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगाई जाती है, और मूल शब्द वो मेन वर्ड होता है। तो यहाँ पर जिनको संधि पता होती है वो आराम से इसका चयन कर लेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सु, ठीक है। ये उपसर्ग है और निश्चित इसका मूल शब्द है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पैसेज की ओर, जो दूसरा गद्यांश है। तो यहाँ पर भी हमको निर्देश में क्या कहा गया है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 143 से लेकर 150 तक, हमको जो सही या सबसे उपयुक्त उत्तर है उन्हीं विकल्प को चुनना है, उन्हीं ऑप्शन को चुनना है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अगेन हम थोड़ी धीरे धीरे ही इस पैसेज को पढ़ेंगे, और एक बारी में ही इस तरीके से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करते हुए जाएंगे, ताकि हमको दोबारा ये पैसेज ना पढ़ना पड़े। तरह तरह के बदलाव हुए मशीनों के आने से, ये तो हमें पता ही है। हमारी पीढ़ी ने तो मशीनों को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते देखा है, ये भी हम देखते ही है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, सो नेचर का नियम ही है चेंज होना। आग की खोज ने जिंदगी बदली तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया। अभी चैट जीपीटी और बोर्ड जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आधारित प्लेटफॉर्म आए हैं तो हाहाकार मच रहा है। तो आजकल बहुत ही बर्निंग टॉपिक, हॉट टॉपिक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी, ठीक है, ये सब। तो ये क्या करते हैं, इनके आने से बहुत से सेक्टर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का सबसे बड़ा फर्क
मानवता का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो किस चीज का है, वो है मानवता का। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वह आज के इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। आगे क्या कहा गया है, ऐसी आशंकाएं कि व्हाइट कलर जॉब यानी कि इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर, वकील, डिजाइनर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की दुनिया सिमटने वाली है। तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इफेक्ट है इन सेक्टर्स में बहुत पड़ने वाला है, बहुत लोगों की जॉब भी जाने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, पर्चे, कोचिंग, अस्पताल, लैब और तकनीक से जुड़े हर तबके पर असर पड़ने वाला है। एआई का असर इन सभी सेक्टर्स पर, इन सभी जगहों पर पड़ने वाला है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की जॉब इससे प्रभावित होने वाली है। तो ऑलरेडी हमने देखा ही है कि कंप्यूटर के आने से जो काम पहले मनुष्य किया करते थे वहां पर मशीन ने उनकी जगह ले ली है। फिर अभी रोबोट्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके हैं, तो मनुष्य को ये रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे इन सभी जॉब्स में बड़ा ही प्रभाव पड़ने वाला है, वो यहाँ पर कहा गया है। चैट जीपीटी और इस जैसे दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि आपके हर सवाल का जवाब ये सेकंड्स में दे देते हैं। मतलब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को टाइप करेंगे और ये झट से आपको सेकंड्स में ही उसके उत्तर दे देंगे। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में एआई की मदद लेनी शुरू कर दी है। तो ये आजकल देखा जा रहा है कि होमवर्क्स वगैरह या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह करने में भी बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, वहां पर अपना जो भी टॉपिक है वो एंटर कर रहे हैं और बना बनाया प्रोजेक्ट्स उनको मिल जा रहा है, होमवर्क्स कंप्लीट होके मिल जा रहा है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़े सवाल यहीं से पैदा होते नजर आ रहे हैं। तो भविष्य को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। आखिर मेधा और मेधावियों को तय करने वाले इम्तिहान अब कैसे होंगे? तो मेरिट मतलब स्टूडेंट कितना जानता है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसका इम्तिहान अब कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि किसकी इंटेलिजेंस कैसी है? क्या शिक्षकों का ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा? तो जो टीचर्स है, जो ज्ञान देते हैं, जिनका काम यही है ज्ञान बांटना, क्या वो एआई के साथ कंपेयर कर पाएगा? क्या उनकी तुलना हम कर पाएंगे? क्या वो compete कर पाएंगे? ऑब्वियसली यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान एक ऐसी सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका मुकाबला कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें भर भर के नॉलेज है और ये इधर उधर से बहुत जगह से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके सामने एज आंसर प्रेजेंट करता है, जो कि शिक्षक को करने में बहुत समय लग जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण डैश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? मेधा पर यानी कि इंटेलिजेंस पर, तकनीक पर, कंप्यूटर पर या विकास पर? तो तकनीक पर तो पढ़ नहीं रहा, कंप्यूटर पर भी नहीं पढ़ रहा, विकास पर भी नहीं पढ़ रहा, पढ़ किस पे रहा है? इंटेलिजेंस पे पढ़ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मेधा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया, इसका कारण नहीं है, याद रखना है आपको, जो कारण नहीं है, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कारण नहीं है उसे आपको ढूंढना है। सो कम समय में अधिक ज्ञान मिल जाता है, ये तो कारण है। हर सवाल का जवाब मिलता है, ये भी कारण है। सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं, ये भी कारण है। उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, तो ये कारण नहीं है जिस वजह से स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, यहाँ पर जो पूरा पैसेज था उसी से रिलेटेड, तो जो शिक्षक वर्ग है मतलब जो टीचर्स है उससे क्या होगा? मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है, प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, अधिक ज्ञानी व मशीनी है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। मतलब क्या शिक्षक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ compete कर पाएगा? नहीं।
अधिक ज्ञानी व मशीनी है, नहीं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, ये सही है क्योंकि ये compete ही नहीं कर पाएगा। मानवीय गुणों में पिछड़ा हुआ है, तो शिक्षक तो इंसान है, तो उसमें मानवीय गुण तो होंगे ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो नहीं होगा, तो वो पिछड़ा हुआ है, बट शिक्षक वर्ग वो नहीं पिछड़े हुए हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 की जो शिक्षक वर्ग है वो compete ही नहीं कर पाएंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 146। 146 में हमसे यहाँ पे पूछा गया है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी। बिल्कुल ही गलत, बहुत लोगों का जो जॉब है वो चले जाने वाला है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है, नहीं, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। आजकल आप देख पा रहे हैं ना कि क्या हो रहा है कि किसी और के वीडियो में किसी और का चेहरा चिपका कर उसको ऐसे ही मतलब क्या बोल रहे हैं, वायरल कर दिया जा रहा है। तो ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी प्राइवेसी में ये इंटरफेयर कर रहा है, और भी इसका इस्तेमाल गलत तरीके में कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी, सो ये इंटेलिजेंस को तो बढ़ावा बिल्कुल ही नहीं देने वाली है, तो ये भी नहीं होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होगी, तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मनुष्य तो नहीं है, तो मानवीय संवेदनाओं में इसका इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 147। गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या नहीं है। तो जब हम पैसेज पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा फर्क किस चीज का है, वो है मानवता का। तो इसका यही आंसर होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मानवता नहीं है। वो उत्तर देता है, उसके पास ज्ञान भी है, उसके पास तकनीक भी है, बट मानवता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148 को सॉल्व करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित होने वाली चीज इनमें से कौन सी नहीं है। तो नौकरी तो प्रभावित होने वाली है, ठीक है, फिर अस्पताल भी प्रभावित होने वाले हैं, डिजाइनर भी प्रभावित होने वाले हैं। सिर्फ जो प्रभावित नहीं होगा वो कौन होगा, वो है चैट जीपीटी, जो कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्लेटफॉर्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। समूह से भिन्न शब्द क्या है, मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से अलग कौन है। तो हम जानते हैं मेधा का मतलब है इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट्स मतलब किसी चीज में आप निपुण हैं, तो एक्सपर्ट्स, चैट जीपीटी और एग्जाम। तो यहाँ पर सबसे हटके जो चीज है वो है इंटेलिजेंस यानी कि मेधा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की ओर, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये ग्रामर से पूछी गई है। इत प्रत्यय प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। प्रत्यय मतलब मूल शब्द के पीछे आने वाला जो शब्द होता है, तो यहाँ पर इत आना चाहिए। तो हम पहले उच्चारण देख लेते हैं। प्रभावित, ठीक है, उपस्थित, प्रत्येक, निश्चिंत। सो प्रत्येक और निश्चिंत तो होने से रहा। अब आता है उपस्थित, ठीक है, तो इसमें थित आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर प्रभावित जो है वो सही आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर प्र जो है वो क्या है, वो है उपसर्ग। फिर आता है प्र हो गया, फिर आएगा भाव जो कि है मूल शब्द, फिर आता है इत जो कि है प्रत्यय, मतलब मूल शब्द के पीछे लगने वाला जो शब्द है। सो प्र है हमारा यहाँ पर उपसर्ग, भाव यहाँ पर मूल शब्द है, इत यहाँ पर प्रत्यय है। तो जैसा कि आपने आज की वीडियो में देखा कि हमको सिर्फ ग्रामर से 3 ही क्वेश्चन मिले, बाकी का सब कुछ जो भी प्रश्न था हमको गद्यांश से ही पूछा गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल संहिताज एकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही सीटेट से रिलेटेड कंटेंट जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ही कंटेंट्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। आपका अगर साथ मिलेगा तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी, और ऐसे ही वीडियोस मैं पोस्ट करती रहूंगी, और हम एक साथ
सीखेंगे, आप भी सीखेंगे और मैं जब कंटेंट प्रिपेयर करूँगी तो मैं भी बहुत कुछ सीखूँगी। वैसे तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है, मैंने क्लियर भी किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जिस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो मैं आपके क्रैक करने में भी इस एग्ज़ाम में थोड़ा-सा मदद कर सकूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एवरीवन।